हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो सेकंड पार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग कुछ कवर कर रहे थे, उसमें आज हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन एट 75 ईयर्स, 75 साल हो गया यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। उसमें क्या अचीवमेंट हुआ और क्या फेलियर हुआ, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिर से समझ जाते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में एक रेफरेंस। यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को टोटल 51 कंट्रीज मिलके ये गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का कंसेप्ट लाया गया था, बनाया गया था। उसमें इंडिया भी एक मेंबर था और जिसमें कि 51 नेशन में 5 परमानेंट मेंबर थे और बाकी जो 46 कंट्रीज हुए वो हुए सिग्नेटरी कंट्रीज हो गए। बात करें तो ये शुरुआत कैसे हुआ था यूनाइटेड नेशन का, जो है इसके पहले ये आया था द लीग ऑफ द नेशन। द लीग ऑफ नेशन 1919 में आया था, 1919 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ऐसा लगने लगा था कि युद्ध से बचने के लिए कोई तरीका अपनाया जाए जिसमें कि विश्व के सारे देश जो है मिलकर रहें। उसी के लिए जब 1918 में जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो ख़त्म हुआ, तब ये 1919 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में रखा गया। लीग ऑफ नेशन जो है काम करने लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं दिखा, और उसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो गया 1939 में, और ये 1945 तक चलेगा। 1945 में फिर एहसास हुआ कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तबाही मचा। उसको कैसे रोका जाए कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, इसका लीग ऑफ नेशन जो है उसको फिर हटा दिया गया। जिनेवा में रहा, मतलब उसका हेडक्वार्टर रहा, लेकिन वो यूजलेस रहा, मतलब काम नहीं किया। उसके बाद में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, और विंस्टन चर्चिल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति और यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये दोनों मिलकर जो है एक सीक्रेट मीटिंग रखे। सीक्रेट मीटिंग इसलिए रखे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के तबाही को इन लोग देखते हुए एक सीक्रेट मीटिंग रखे जिसमें कि कुछ ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया जाए कि आगे के युद्ध से, आगे के वार से बचा जाए। उसी के लिए दोनों मिलकर जो है एक सीक्रेट मीटिंग रखा। कहाँ रखा? कनाडा में। कनाडा में एक मीटिंग रखा जहाँ पे इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का नाम जो है वो दिया गया था रूजवेल्ट के द्वारा 1941 में। इसमें जो है जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के बीच में जो मीटिंग हुआ, उसके बाद में एक चार्टर पास किया। उस चार्टर का नाम था अटलांटिक चार्टर, ठीक है, अटलांटिक चार्टर। लेकिन ये अटलांटिक चार्टर यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं था, बल्कि अटलांटिक चार्टर जो है ये एक लाया था कि पेव्ड द वे फॉर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक रास्ता का काम किया, ये था अटलांटिक चार्टर। ये क्या था? ये स्टेटमेंट जारी हुआ था किसके द्वारा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये स्टेटमेंट जारी हुआ, और इसके बाद से यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट आया। 1941 में, 1941 में रूजवेल्ट जो है एक टर्म यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है, नामकरण इन्होंने क्वाइन किया, उछाला रूजवेल्ट, और इसमें उन सारे कंट्रीज को शामिल होने के लिए बोला गया जो एक्सिस वार हो रहे थे, बाइपोलर, वो दोनों देशों के अलावे, यानी दो ग्रुप में बटा हुआ था पूरा विश्व, उसके अलावा जो देश हैं, यानी जो एक्सिस पोलराइजेशन का जब विरोध करे तो उन सारे देशों को मिलाकर ये कोशिश किया कि एक अलाइड बनाया जाए, और उसी का नाम रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम लोग आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। मेन गोल की बात करें तो हम लोग उसका ब्रीफ में देख लेते हैं। मेन गोल में आता है, सबसे पहला आया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसका भी कंसेप्ट क्यों आया? क्योंकि हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड का तबाही हम लोग देख चुके थे। पूरा दुनिया को अब जागरूक होने का वक्त आया था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक शांति का माहौल बनाने की ज़रूरत था कि आगे किसी भी प्रकार का युद्ध का सामना नहीं करना पड़े। उसकी वजह से जो पहला उद्देश्य यही था कि इंटरनेशनल पीस लाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति लाया जाए। कोई भी छोटा देश पे कोई बड़ा देश उसको आक्रमण करके उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं करे। तो उसके लिए क्या था? सिक्योरिटी। दूसरे देशों को भी, जो कमज़ोर राष्ट्र उनको भी सुरक्षा की भावना है, तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे सबसे पहला कंसेप्ट लाया गया। दूसरा जो इसका मेन मुख्य लक्ष्य के रूप में था कि डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस। जो भी देश हैं अपने आसपास, पड़ोसी देश या फिर जो वर्ल्ड के जो और भी कंट्रीज हैं, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन हो, मतलब दोस्ताना माहौल हो, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़े का, चाहे कुछ इनमी टाइप का यानी दुश्मन टाइप का बिहेव नहीं करे, एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप किया जाए।
तीसरा था इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बहुत सारे मैटर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है तो बहुत सारे मैटर ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बात किया गया था कि इसकी वजह से ये सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं था, बल्कि ट्रेड हो गया या फिर किसी और क्षेत्र में भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की, तो सारे देश जो है एक साथ जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से काम करें। अगला देखिए चौथा में था सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि एक देश, दो देश, 10 देश नहीं, बल्कि दुनिया के सारे देश को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। जैसे गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, ये सब चीज़ जो था इसको भी दिमाग में रखा गया कि अब जो है यूनाइटेड नेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो भी समस्या है उसको मिलकर बैठ के एक पीसफुल माहौल में, एक सौहार्दपूर्ण माहौल में इसको सॉल्व किया जाए। और पांचवा तो हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ द नेशन। अगर मतलब जो भी राष्ट्र काम कर रहा है उनके एक्शन को, उनके कामों को एक ऐसे इस तरह से लिया जाए कि शांति और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कि एकदम पीसफुल मैनर में अच्छा ढंग से काम करे। तो बेसिकली गोल जो है, गोल में आप एक दो गोल ध्यान में रखिएगा। जो मुख्य गोल था वो था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके अंदर ही आ जाता है डीकोलोनाइजेशन, क्योंकि कॉलोनी जो होता था एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर कब्जा करता था, उस सब कंसेप्ट को ख़त्म करना था। मेन गोल हम लोग देख लिए 1, 2, 3, 4, 5। उसमें से अगर आप जो देखा जाए तो 1, 2, 3 गोल को आप जब भी मेंस एग्जाम में लिखते हैं आंसर, ये 3 गोल को आप मेंशन करेंगे जरूर कि यूनाइटेड नेशन का मुख्य लक्ष्य में क्या था। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन को 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए 2020 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को 51 नेशन यानी 51 राष्ट्र मिलकर यूनाइटेड नेशन का मतलब एक कंसेप्ट गठन हुआ था। उसके जो 2020 में जो है 75 साल हो गए। उसके बाद में अगर हम लोग देखें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो इसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन 75 साल होने पे किस मामले में सक्सेसफुल माना जाता है, उन सबको देखते हैं। पहला चीज़ है मेंबरशिप एक्सटेंडेड, मतलब कि यूनाइटेड नेशन देखते हैं हम लोग कि 51 यानी ये टोटल 51 देश के साथ मिलकर, 51 राष्ट्र मिलकर जो है इसको शुरुआत किया था। लेकिन अभी इसको इस तरह से प्रसार किया गया, इस तरह से इसको एक्सटेंशन किया गया कि अभी इसमें टोटल 193 कंट्रीज है। मतलब विश्व के 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, सदस्य हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ यूनाइटेड नेशन का कि 75 साल में कम से कम इस लेवल तक पहुंचाया कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इससे जुड़े। दूसरा इसमें हमने देखा कि एक्सपेंडेड स्कोप। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ मेनली बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए, लेकिन इस चीज़ को और भी एक्सपैंड किया गया, इसको फैलाया गया और भी बढ़ाया गया, इसका दायरा बढ़ाया गया। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में भी यूनाइटेड नेशन एक्शन लेना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत सारे एक्शन लिया, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक्शन लिया गया, जेंडर एम्पावरमेंट, खासकर वीमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, ह्यूमन राइट पे बहुत ज़्यादा काम करने लगा। तो मतलब यूनाइटेड नेशन जो अपना दायरा भी है जो इन 75 सालों में काफ़ी बढ़ाया, बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करने लगा है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देख लें। तीसरा देखिए 1946 में जो है यूनाइटेड नेशन एक डिसीजन लिया जिसमें कि बोला गया कि न्यूक्लियर वेपन जो है, जो भी नाभिकीय हथियार है, नाभिकीय शस्त्र हैं, उसको एलिमिनेट किया जाए, मतलब उसको हटा दिया जाए। तो खासकर जो हमारे जो 5 मेंबर्स है परमानेंट मेंबर्स, वो न्यूक्लियर वेपन्स को डिजार्मामेंट मन उसको निशस्त्रीकरण कर दिए, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो 1946 में एक कमिटमेंट, एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कहा जाए तो यूनाइटेड नेशन का था कि कम से कम न्यूक्लियर वार को रोका जाए। और अभी तक इस मामले में सक्सेसफुल है कि न्यूक्लियर हथियार सब बना लिए हैं, लेकिन न्यूक्लियर वार को अभी तक होने से रोका गया है, क्योंकि इसका हम लोग सेकंड वर्ल्ड वार में इसका नुकसान हम लोग हिरोशिमा और नागासाकी में हम लोग देख चुके हैं। तो ये एक अच्छा एक्शन था 1946 में कि न्यूक्लियर वेपन को हटाया जाए। चौथा देखा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी के समय में प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना पे अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी पैंडेमिक है कोरोना कोविड-19, इस पर बहुत ज़्यादा ये काम किया है WHO। इस मामले में देखा है कि बहुत अचीवमेंट इसको मिला है, बहुत चीज़ों में हाईलाइट किया है, कुछ डाटा में हेल्प हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिवली काम किया है कोरोना खासकर कोविड-19 के लिए। तो चौथा देखें। पांचवा देखें यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये 1972 में स्टार्ट किया गया
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो है 1972 के बाद में काम करना शुरू, उसके बाद क्लाइमेट चेंज और बहुत सारी चीज़ों को लाया गया। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही पहल किया गया था। तो एक बहुत बड़ा देखा जाए कि पूरा विश्व को कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे लाया जहाँ पे डिस्कस किया जाए और भी सोशल इशूज़ को। 2002 में क्रिमिनल कोड को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्रिमिनल कोड, यहाँ पर देखा जाए तो 2002 में वर्ल्ड क्रिमिनल कोड स्टार्ट किया गया। 1950 में देखा गया कि रिफ्यूजी हम लोग किसको कहते हैं? रिफ्यूजी होता है कि कोई एक देश का माइग्रेंट है, दूसरे देश में चला गया, ठीक है। जैसे इंडिया के माइग्रेंट है, मान लीजिए कि कनाडा में काम कर रहा है, अब कनाडा चाहता है कि नहीं, जो बाहर के लोग हैं उसको बाहर निकालो। ऐसे में उन लोग ना तो इंडिया आ पाते हैं और ना ही कनाडा में उन लोग को रहने दिया, तो ऐसे में उन लोग को आश्रय दिया जाता है रिफ्यूजी के रूप में, कहीं कैंप या कहीं शरण स्थल पर रखा जाता है। तो इसके लिए भी हाई कमिश्नर रिफ्यूजी के लिए भी क्रिएट किया गया 1950 में। तो ये भी ये कहा जाए तो कि यूनाइटेड नेशन का बहुत अच्छी पहल थी। उसके अलावा और भी देखें, पीस कीपिंग यानी शांति, पीस कीपिंग फोर्स जो है, शांति सुरक्षा बल जो है, वो भी यूनाइटेड नेशन, उसमें भी बहुत अच्छा इसका सक्सेसफुल रहा है। समुद्र के लिए कानून बनाए, लॉ ऑफ सी अनक्लॉज जिसको कहते हैं, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन जो लॉ है, लॉ ऑफ सी है। तो उसमें भी दरअसल उसमें था क्या, उसमें कि बाउंड्री नेशन को डिवाइड किया गया कि कोई भी बाउंड्री है, दो देश हैं, उसके बीच में अगर समुद्र है, चाहे समुद्र के अपना जो एक्सक्लूसिव जोन होता है उसको डिफाइन किया गया कि किस क्षेत्र तक अपना वो रिसोर्सेज को, मरीन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो वो लॉ ऑफ सी बहुत बड़ा डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बहुत हेल्प किया है लॉ ऑफ सी। हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब बाइंडिंग नहीं, तो बहुत जगह बहुत ज़्यादा देश इसको मान भी नहीं पा रहे हैं, जैसे साउथ चाइना सी में बहुत सारा इशू हो रहा है, लेकिन वो लॉ ऑफ सी को मान नहीं रहा है। डीकोलोनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाए, क्योंकि उसके बाद से कोई देश, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई नहीं किया। ऐसे कुछ केसेज एग्जाम्पल में है कि जो अपवाद के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये डीकोलोनाइजेशन पहले जो आबादी थी, पहले मतलब लगता था कि वन फोर्थ क्या उससे ज़्यादा कहें, लगभग हाफ नेशन जो है किसी न किसी कॉलोनी के रूप में थे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। अभी देखा जाए तो बहुत कम इसका टोटल जो अभी डीकोलोनाइजेशन वाले ऐसे बहुत कम जगहों पर ही देखा गया है कि एक देश जो है दूसरे देश को कंट्रोल कर रहा है, चाहे दबाव में रखे हुए। ह्यूमन राइट पे भी ये बहुत अच्छा काम किया यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। फ्री ट्रेड के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया कि दो देशों के बीच में व्यापार जो है, यानी कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का एक कंसेप्ट जो है ये बहुत एक्टिव रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो चूँकि सारे देशों के एक प्लेटफॉर्म पर लाया। तो प्लेटफॉर्म पर लाया तो सिर्फ शांति सुरक्षा की ही बात क्यों हो, बहुत सारी चीज़ों पर बात होने लगी। पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, तो जब एक प्लेटफॉर्म पर आए तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस होने लगा। उसमें एक ट्रेड भी था, वर्ल्ड ट्रेड, जो कि एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता था किसी भी देश में डिस्प्यूट का या फिर उसका डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ये ओपन हो गया। तो ये सारे हम लोग कह सकते हैं कि अचीवमेंट है 75 साल यूनाइटेड नेशन के होने के बाद में। लेकिन इसमें कुछ हम लोग देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन कई जगह पे फेलियर भी हुआ। कैसे, इसके यूनाइटेड नेशन के सामने क्या क्या चैलेंजेज आ रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे यूनाइटेड नेशन बहुत सारा काम किया। UNFCCC 1992 में बना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC 1992 में 1992 में बना। लेकिन उसके बाद से क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। कोशिश किया गया, बहुत सारा डिसीजन भी लिया गया, बहुत सारे देशों के एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। टोटल आप सोच सकते हैं कि UNFCCC में टोटल 165 देश हैं, 65 राष्ट्र हैं, 165 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अभी तक कुछ भी इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है, और ना ही कोई बाइंडिंग है, तो ना ही कोई इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। चाहे वो जो हमारा गैसेज जो होते हैं उनको कार्बन इमिशन हो गया, या फिर और भी जो पोल्यूशन हो गया, या फिर इन्वायरमेंट के लिए जो भी हार्मफुल चीज़ें होगा, उनके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्शन है। हालांकि कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पीस कीपिंग, शांति के लिए देखा जाए तो पीस कीपिंग के लिए पीस कीपिंग फोर्स तो बनाया गया है, जिसमें कि इंडिया भी अपने आर्मी को भेजता है। तो उस पीस कीपिंग फोर्स में देखा जाए कि उसका लिमिटेड पावर है, बहुत ज़्यादा उसका पावर नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भी रवांडा, सोमालिया, ये सब देशों में जीनोसाइड हुआ, मतलब हजारों लोग, 10,000 20,000 ऐसे लोगों को मार दिया गया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है रवांडा, सोमालिया, ये सब में, जिसमें कि 1995 में सब घटनाएं हुई थी, जिसमें कि लगभग 800 पर्सन को, जो मुस्लिम पर्सन थे रवांडा में, उन सबको मार दिया गया था। ये भी एक जीनोसाइड का रूप दिया गया था। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि इसका जो है लिमिटेड पावर है।
दूसरा देखें कि इराक में अमेरिका के द्वारा 2003 में अटैक हो गया, मतलब इराक को कंट्रोल कर लिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिया, जो प्रोसेस हुआ। अब इराक में जो इस तरह से जो 2003 में अमेरिका के द्वारा लाया गया, उसके बाद में उस समय क्या हुआ था कि इसको डिस्कस हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसमें वीटो पावर भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि यूएसए था तो बात अमेरिका को होती है, तो फिर उस समय यूनाइटेड नेशन को भी देखा गया कि यूनाइटेड नेशन का डिसीजन को, उसके मतलब निर्णय को भी अवहेलना करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इराक पे अटैक किया और इराक को पूरा कंट्रोल कर लिया। तो ये भी कहा जाए कि यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है। रिफ्यूजी क्राइसिस की बात करें तो रिफ्यूजी पे ठीक है बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन अभी भी लगभग 30 से 40 मिलियन, मतलब 30 से 40 मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, यानी 30 गुना 10 लाख, यानी लगभग 3 करोड़ 3 अरब, इतना पॉपुलेशन जो है 30 से 40 मिलियन रिफ्यूजी जो है अभी भी कहीं ना कहीं शरण लेके रहते हैं, और उन लोग का जीने का तरीका बहुत बुरा है। जैसे कि अभी रोहिंग्या रिफ्यूजी को लेकर बहुत सारा इशू हुआ था, उसमें भी यूनाइटेड नेशन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे एक्शन नहीं लिया। तो रिफ्यूजी में भी देखा, एक रिफ्यूजी क्राइसिस में भी ऐन वक्त पे यूनाइटेड नेशन फेलियर साबित होता है। एक और 5वां पॉइंट में देखें, एक्टिंग लाइक 1945। अब क्या है कि 1945 में हम लोग जैसा जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, लेकिन सिचुएशन अब बदल गई है, अब ज़्यादा देश शामिल हो गए हैं, इसका एक्सपेंशन हो गया है। अभी अगर हम लोग उसी रूल उसी तरीका से अगर फॉलो करते हैं जो 1945 में हम लोग शुरुआत किए थे उस समय से, तो ये बहुत नुकसान करेगा। तो अभी देखा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में समय के साथ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया, और अभी भी इसका जो वर्किंग प्रोसेस है 1945 के अनुसार ही है। जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, उसमें 5 से 6 कंट्रीज को और भी ऐड करना चाहिए जिनको कि वीटो पावर दिया जाए। अभी हमारे सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 5 परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर है। लेकिन परमानेंट मेंबर जो है उनके पास वीटो पावर है, और कोई भी डिसीजन अगर पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में, मतलब पूरे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का डिसीजन जाता है, उसमें से परमानेंट मेंबर में से कोई एक भी अगर उसको ब्लॉक कर देता है तो वो डिसीजन रद्द हो जाती है, यानी वीटो पावर उनको दिया गया है। तो वीटो पावर जो जिनको दिया गया, उससे जो 5 नेशन है उसको एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है, यानी 1945 के समय से अभी तक में इसमें सुधार लाना जरूरी है। फिर एक और देखें कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू रहा है, इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर, शुरू से याद है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इसमें कभी भी पहल नहीं किया और ना ही इसको सॉल्व करने का अच्छा से प्रयास किया, और जिसका एक वजह बना कि कश्मीर में बहुत सारे सैनिकों की जान गई है, इंडिया और पाकिस्तान, इसके साथ से बहुत सारे सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक नहीं देखा गया कि यूनाइटेड नेशन इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है, चाहे कश्मीर हो या फिर फिलिस्तीन हो। फिलिस्तीन के बारे में देखा है तो फिलिस्तीन को यहाँ तक के एक एंटिटी का दर्जा था, एक देश का भी दर्जा नहीं था, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन कम से कम इसको एक मतलब एक माना है कि एक कंट्री लाइक सिचुएशन में इसको रखा है, एक स्टेट का दर्जा दिया है। तो अभी 2 ऐसे मतलब कंट्री हैं, स्टेट हैं, जो कि जिनको वोटिंग राइट नहीं है लेकिन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यानी ऑब्जर्वर के रूप में काम करें। वो कौन सा है, एक है वाटिकन सिटी और एक है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन वाला इशू में भी देखा गया कि यूएसए का और इजराइल का हमेशा वर्चस्व रहा है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशन अपना रोल ढंग से नहीं निभाया है। फिर देखा कि सिविल वार 2013 में घटा, और सिविल वार को भी कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रहा यूनाइटेड नेशन। तो इस प्लेटफॉर्म पे भी देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन फेलियर साबित हुआ। 2005 में बात करें तो 2005 में पीस कीपिंग जो फोर्स था उन पे आरोप लगाया गया कि वो जो है सेक्सुअल मिसकंडक्ट किए, मतलब जहाँ गया वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उन सैनिकों के द्वारा किया गया। तो ये सब चीज़ पर भी रोक लगाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कुछ यूनाइटेड नेशन का अचीवमेंट है और कुछ जो है यूनाइटेड नेशन का फेलियर है, यहाँ जहाँ पे यूनाइटेड नेशन असफल साबित हुआ है। अगला लेसन में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है और इंडिया इसका प्रबल दावेदारी क्यों करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए अगर मेंस में आता है तो इतना आपको जो है यूनाइटेड नेशन एट 75 ईयर्स, इसमें इंडिया का भी हम लोग रोल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि इंडिया इसमें क्या चाहता है। ठीक है, देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर अगले लेसन में। ओके बाय एंड टेक केयर।